Class 12 again, welcome in your physics classes, okay? And today we are going to check here another very important topic, that is LCR circuit, okay? मतलब एक ऐसा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें आपको जोड़ना है L, C एंड R, मतलब प्रेरकत्व L की कोई कुंडली होगी, एक संधारित्र जिसकी धारिता C होनी है और एक प्रतिरोध R की फॉर्म में, ओके? तीन चीजें आपको कनेक्ट करनी है और तीनों का जो क्रम होगा वो श्रेणी क्रम होगा, ओके? These three will be connect in the series combination. तो वीडियो चालू करने के पहले मैं आपको फिर से कुछ मूलभूत चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हुई है संक्षिप्त में, ताकि इस टॉपिक को समझने में आसानी रहे। ये टॉपिक पहले टॉपिक से काफ़ी अलग तो नहीं कहेंगे, लेकिन पहले टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी बोर्ड के पेपर में कोई ऐसा भी सेट बनता है जिसमें LCR कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में ना आता हो। किसी न किसी रूप में आप इसको जो है एज ए न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न के फॉर्म में इसको देख पाएंगे, ओके? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो संक्षिप्त में आप ये समझ लें कि जब आप बात करते हैं केवल एक शुद्ध ओमीय परिपथ की, और इस टॉपिक को चालू करने के पहले कुछ चीज़ें आपने भाग एक, उसके बाद LR परिपथ, LC परिपथ, ओके, एंड RC परिपथ, तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो एक बार फिर से मैं वहाँ आपको ले जाता हूँ कम समय के लिए। जैसे शुद्ध ओमीय प्रतिरोध था R, तो इसके सिरों पे बनने वाला जो वोल्टेज होता है V और VR और I जो होता है वो समान कलम में होते हैं, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो शून्य होता है, ओके? एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द L का मतलब इंडक्टर, कॉइल, आपका कुंडली। कुंडली में क्या होता है कि जो वोल्टेज उत्पन्न होता है VL के शेप में, VL के फॉर्म में, वो हमेशा करंट I से 90 डिग्री आगे चलता है, दैट इज लीडिंग, ओके, फ्रॉम द करंट I विद एंगल 90। यदि हम बात करते हैं C का मतलब है धारिता, किसकी? किसी कैपेसिटर की, किसी संधारित्र की। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज VL बनता है वो हमेशा करंट I से 90 डिग्री पीछे जाता है, लैग करता है, ओके? R के केस में जो अवरोध, जो बाधा थी वो प्रतिरोध के फॉर्म में थी, नो डाउट। L के सिरों पर जो बनने वाला जो एक अवरोध होता है, जो परिपथ में उत्पन्न करता है एक अवरोध, ओके, जिसको हम लोग XL का नाम दिया हुआ था हम लोगों ने, इसको बोलते हैं धारती प्रेरण प्रतिघात। दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके, एंड XL was ओमेगा L, दिस was 2πfL। एंड फाइनली C के सिरों पर जो आप बात करते हैं अवरोध की, जिसको हम लोग XC या धात्रीय प्रतिघात के नाम से जानते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। आज का ये वीडियो इन सभी का समावेश है। तीनों जो आपके निकाय बताए गए हैं L, C, R के फॉर्म में, तीनों को हम लोग कंबाइन करने वाले हैं, ओके? और कंबाइन करने के बाद चेक करेंगे कि किस प्रकार से कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दैट इज कंटेनिंग LCR कैसा रिएक्ट करेगा, क्या इसके निष्कर्ष निकलेंगे वो देखने वाले हैं, ओके? वी आर गोइंग टू चेक हियर एंड AC सर्किट, ओके, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ दैट कंटेन्स क्या क्या है? एक L, C एंड R इन सीरीज। फर्स्ट टॉपिक हमको कहिए हो जाएगा, ओके? तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले आप डायग्राम को चेक कर लें। एक आपका परिपथ जिसमें आपने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यहाँ शो किया हुआ है। वोल्टेज V साइन ओमेगा टी, यह आपने आरोपित कर दिया है। V0 फिर से समझ लें, V0 वोल्टेज का शिखर मान, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ऐसा करने पे जो करंट I फ्लो होता है, और ये I जब इन तीनों पे पहुंचता है, तीनों का मतलब फिर चेक कर लें, दिस इज द L इंडक्टर कुंडली के फॉर्म में, L एंड C आपका संधारित्र जिसकी धारिता C है, प्रतिरोध R, LCR, ओके?
और जो आपने वोल्टेज इस्टेब्लिश किया है, इस वोल्टेज के कारण जो करंट आई का फ्लो होता है, और ये आई जब पहुंचता है एल पर, सी पर अथवा आर पर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द वोल्टेज विल बी इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस दीज थ्री टर्मिनल्स। ओके, तो एल के सिरों पे जो बनेगा वोल्टेज उसको मैंने वी एल से शो कर दिया है, नो डाउट। सी के सिरों पे बनने वाला वोल्टेज वी सी बन जाएगा। ओके, एंड फाइनली प्रतिरोध आर, रेजिस्टेंस आर के सिरों पर बनने वाला जो वोल्टेज होगा वो वी आर के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपने चेक कर लिया है। अब इसको हम लोग और डीपली यहाँ दिखाने वाले हैं। तो माना एक प्रेरक जिसका प्रेरकत्व L ये शो किया गया है। ओके, एक कैपेसिटर जिसकी धारिता C है। ओके, और एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू R है। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ओके, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक वोल्टेज देखिए मैंने यहाँ लिख दिया V = V नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में। V = V नॉट साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टेज या वोल्टता आरोपित की जाती है। ओके, इतना चीज आपको लिखना है पहले। ओके, तो इतना देखिए स्टैब्लिश हो चुका है। अब आपको ये चेक करना है कि जब ये वोल्टेज स्टैब्लिश किया जाता है उसके बाद जो करंट आई का फ्लो होता है, उस करंट आई की वजह से जो एल के सिरों पर वोल्टेज बनने वाला है उसको बी एल से दिखाया गया है। अर्थात प्रेरक एल के सिरों पर बनने वाला वोल्टेज या वोल्टता वी एल धारा आई से 90 डिग्री अग्रगामी है। ओके, लीड करेगा करंट आई से कितना 90। सी की बात कर लेते हैं। सी का मतलब है संधारित्र, इसकी धारिता सी है। ये लैंग्वेज सेम बन जाएगी कि सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज दैट इज वी सी, ये करंट आई से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। ओके, अभी हम लोग को इसका फेज डायग्राम भी बनाना है, और फेज डायग्राम बनाने के बाद ये चीज़ें जो आपको दिखाई जा रही है और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो वी एल जो बनेगा वो करंट आई से 90 डिग्री आगे चलेगा, जबकि सी के सिरों पर बनने वाला वोल्टेज वी से जो होगा करंट आई से 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा। अब बचा आपका आर। ओके, तो आर का मतलब प्रतिरोध आर के सिरों पर बनने वाला वोल्टेज वी आर धारा आई से समान कला में होगा। ओके, और लास्ट स्टेटमेंट का सीधा मतलब है कि यहाँ जो वोल्टेज है वी आर और करंट है आई, इनके बीच कलांतर शून्य है, मतलब दोनों समान कला में है। फाई की वैल्यू शून्य है। ओके,
तो ये चीज़ हो गया। इसको मैं आपको फेज डायग्राम बता के दिखाता हूँ कैसे आप इसको जो है शो करेंगे। तो पहला देखिए, यहाँ चालू करते हैं आर का, और चूंकि यहाँ जो वोल्टेज वी आर है, करंट आई समांतरा में है, तो ये मैंने चालू किया। देखिए ये आपने शो कर दिया है करंट आई। ओके, इसी दिशा में आपको दिखाना है वोल्टेज वी आर। दिस इज वी आर, क्योंकि यहाँ देखिए साफ लिखा हुआ है कि जो वोल्टेज है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोध आर आप देख पाते हैं, वोल्टेज वी आर धारा आई से समान कला में है। फाई की वैल्यू आपको शून्य दिखानी है, दोनों का कलांतर शून्य हो जाएगा। ग्राफ चेक कर लें, जो आपका फेज डायग्राम है वहाँ पे वी आर और आई दोनों समान कला में आपको शो करता है। ओके, एल पे आते हैं, और एल का सीधा मतलब है कि एल के सिरों पे जो वोल्टेज वी एल शो किया गया है वो धारा आई से 90 डिग्री आगे है, तो ये निश्चित रूप से आपको हो जाएगा वी एल। ओके, वी एल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एल। ओके, अब क्या बचा? बचा है सी। सी के सिरों पे जो वोल्टेज वी सी बना है, ओके, करंट आई से 90 डिग्री पश्चिमगामी है। पश्चिमगामी का तो लैग करेगा, पीछे आएगा, मतलब इसको नीचे शो करेगा आई से। ये आई नीचे दिखाया गया है, और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा बी सी। ओके, अब आप ये चेक करें कि अगर वी एल वी से शो किया गया है, ओके, और उसके पहले फिर चेक करना है क्योंकि वी आर आई समान कला में है, ये दिखा दिया है। वी एल जो है आई से 90 डिग्री अग्रगामी है, ऊपर दिखाया है, दिस एंगल इज 90, एंड फाइनली वी सी जो होगा आई से 90 डिग्री पश्चिमगामी है, लैग करेगा, वो नीचे दिखा देना है 90 डिग्री। ओके, अब हमें चेक करना है कि वी एल वी सी का जो परिणामी है वो कितना होगा। तो वेक्टर का नियम लगा देना है, क्योंकि वी एल देखिए ऊपर शो किया गया है, वी सी नीचे दिखाया गया है, कुल मिला के दोनों की जो दिशाएं हैं वो विपरीत हैं। इस कंडीशन में जो नियम कहता है कि इनका परिणामी कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। ओके, तो आज हम लोग को जो है फाइनली तीन वोल्टेज मिल चुके हैं, वी आर, वी एल, वी सी। इन सब को लेके चलना है, फाइनल वोल्टेज कितना बनेगा वो चेक कर लेना है। ओके, तो देखिए वी एल वी सी का परिणामी यहाँ शो किया गया है, ये और वी आर इनका हमें निकालना है परिणामी। तो परिणामी कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है, इस दिशा में। ओके, ये जो एरो बना है ओ से होता हुआ, ये एक्चुअली में वी एल माइनस वी सी और वी आर का परिणामी है, इसी तरह बी। ओके, एंगल चेक कर लें, एंगल जो बनेगा ये कलांतर के फॉर्म में हो जाएगा, दिस इज द फाई। ओके, मतलब परिणामी वोल्टेज वी और करंट आई के बीच का जो कलांतर है कितना होगा, वो फाई। ओके, तो देखिए फाइनली वो वी शो किया गया है, जो कि वी एल माइनस वी सी और वी आर का परिणामी हो जाएगा, और ये जो है परिणामी वोल्टेज वी और करंट आई के बीच का जो कलांतर है वो फाई शो किया गया है। ओके, अब हमें निकालना है परिणामी वोल्टेज का मान। ओके, तो मैं यहाँ स्पेस लूँगा, यहाँ लिख देता हूँ कि यदि वी एल माइनस वी सी एवं वी आर का रिजल्टेंट या परिणामी वोल्टेज चेक करना है, परिणामी वोल्टेज V हो। ओके, अगर रिजल्टेंट वोल्टेज का मान V है तो इसको पहले आपको पैरेललोग्राम पूरा कर लेना है, एंड इसको आप नीचे ले आए स्ट्रेट, इसको इधर ले जाए। ओके, तो निश्चित रूप से ये जो है वो इसकी इक्वल हो जाएगा। कंपोनेंट बी की वैल्यू निकाल ली है, एक आप मन में ट्रायंगल चेक कर लें इस फॉर्म में। ओके, ये लंब जैसा आधार कर्व टाइप का
ये वोल्टेज बी शो किया गया है। ओके, तो नेट या परिणामी वोल्टेज बी निकालने के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू बी आर का स्क्वायर नीचे वाला। ओके, और ये जो आम आएगा वो बी एल माइनस बी सी फॉर्म में, मतलब बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्म में ये प्राप्त हो जाएगा और ये आपका निकलने वाला है परिणामी वोल्टेज बी। ओके, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी आर, दैट इज आई आर का स्क्वायर, बी एल दैट इज आई एक्सएल एंड आई एक्सी होल स्क्वायर। ओके, तो चेक करें, बी स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, आई को बाहर निकाल देना है, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, तो आई स्क्वायर बाहर निकलेगा और बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, इतना हो गया है। अब चेक कर लेंगे दोनों कॉमन क्या है। इन दोनों कॉमन आई स्क्वायर देखिए यहाँ भी है, आई स्क्वायर यहाँ भी शो किया गया है। देन बी स्क्वायर इक्वल टू बिटवीन आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ओके, और ये बी स्क्वायर ऊपर आई स्क्वायर नीचे लाएंगे, ये आपको बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, इसको आप लिखेंगे बी अपॉन आई का होल स्क्वायर, बी अपॉन आई का होल स्क्वायर एंड दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो बी अपॉन आई हमें प्राप्त होता है, ये वास्तव में प्रतिरोध इसको ना बोला जाए, बी अपॉन आई शुड बी नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस। ओके, क्योंकि यहाँ पे एल सी आर तीनों के सामूहिक अवरोध के माध्यम से एक नया कोई राशि बनेगा, इसको हम लोग प्रतिघात या फिर प्रतिबाधा बोलते हैं। तो ये भी अपॉन आई एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगी। ओके, एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा जेड। ओके, क्योंकि बी अपॉन आई जो बना हुआ है ये वास्तव में एल सी आर परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगी और ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, अब आपको दोनों पक्षों का लेना है वर्गमूल। ओके, यू चेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगी ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ओके, ये कितना हो चुका है, जेड की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है। ओके, ये परिपथ की प्रतिबाधा है, इसका इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट यानी एलसीआर सर्किट। ओके, और एक्सएल आप जानते हैं, जेड इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मतलब ओमेगा है, एक्सी का मतलब 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। ओके, एक्चुअली ये एक्सएल लिखा है, ये है ओमेगा एल क्यू पाई एफ एल एंड एक्सी का मतलब है 1/ओमेगा सी 1/क्यू पाई एफ सी। एक्सएल जो है वो प्रेरण प्रतिघात के फॉर्म में ओमेगा एल 2 पाई एफ एल एंड एक्सी 1/ओमेगा सी नो डाउट दैट इज 1/2 पाई एफ सी। ओके, एक्स का मतलब क्या है कि जो भी आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है इस फॉर्म में, उस वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ओके, तो फाइनली ग्राफ चेक कर लें, परिणामी वोल्टेज वी आर वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टेंस एंड वी एल माइनस बी सी परिणामी वी एल बी सी का। ओके, अब हमें ये चेक करना कि ये फाइनल या रिजल्टेंट नेट वोल्टेज बी के फॉर्म में प्राप्त हुआ है वो करंट आई से कितने कलांतर पे है, व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड आई। ओके, तो जो आपका परिणामी वोल्टेज है
परिणामी विभव या वोल्टा V और जो करंट है I, उनके बीच का कालांतर फाई है। फेज डिफरेंस कितना है? फाई। ओके, तो फिर से tan फाई यूज कर लेना है एंड tan फाई विल भी चेक करना है, tan फाई लेना है। तो ये लंबों के फॉर्म में, आधार के फॉर्म में, इसका मतलब BL माइनस BC और नीचे मतलब BR। तो बस वोल्टेज लेके चलना है। ऊपर कितना है? BL माइनस BC और नीचे BR। कोई दिक्कत नहीं हुआ? ओके, BL का मतलब है IXL एंड BC का मतलब IXC। ओके, और नीचे है BR और BR का मतलब है IR। ठीक है, I इंटू R। अब देखिए I सब में है ऊपर नीचे, I कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा XL माइनस XC अपॉन R। ओके, और चेंज करना हो तो उसका भी ऑप्शन है। XL का मतलब ओमेगा L, XC का मतलब 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। यही रखते हैं इतना। हालांकि इसका भी विकल्प है, ओमेगा होता है 2πf। ओमेगा कोणीय वेग है, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन tan फाई का फॉर्मूला फाइनली ये प्राप्त हो गया है और कुल मिला के वोल्टेज V और I के बीच का जो कालांतर है फाई, वो डिपेंड करता है 3 कारकों पर, 3 फैक्टर्स। ओके, पहला फैक्टर ये R, दूसरा XL, एक C। 3 फैक्टर हैं, 3 कारक हैं, प्रतिरोध, प्रेरण प्रतिघात और दाटी प्रतिघात। ओके, तो हम लोग 3 केस बनाने वाले हैं XL XC को लेते हुए। ओके, 3 स्थितियां कौन कौन सी उत्पन्न हो रही है वो हमें चेक कर लेना है। नंबर 1, ओके, नंबर 1, अगर XL बड़ा है XC से, चेक करें। अगर XL XC से बड़ा है तो नो डाउट tan फाई की वैल्यू जो होगी वो प्लस में आएगी, पॉजिटिव। फाई का मान जो होगा वो धनात्मक होगा। ओके, और सबसे मेन चीज कि यहाँ जो इस कंडीशन में जो वोल्टेज होगा वो करंट I से 90 डिग्री आगे चलेगा। वोल्टेज V will lead from current I from 90 degree। ओके, पहला केस बन गया है। नंबर 2, हम एक्चुअली हमें बात कर रहे हैं फाई की, कि फाई का जो मान है किस प्रकार से प्रभावित होने वाला है। तो यहाँ फाई का जो मान है वो तीन कारकों पर, R पर, XL पर और XC पर डिपेंड करने वाला है। तो पहले केस में अगर XL XC से बड़ा है, XL इज ग्रेटर देन XC, निश्चित रूप से फाई की वैल्यू प्लस में आएगी और यहाँ जो वोल्टेज V बनेगा वो करंट I से आगे चलेगा 90 डिग्री। और नंबर 2, अगर XL छोटा है XC से, मतलब XC बड़ा है, तो इसमें tan फाई की वैल्यू नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये वैल्यू छोटी, ये वैल्यू बड़ी, घटाने का मतलब नेगेटिव में आएगा। तो फाई की वैल्यू भी नेगेटिव में प्राप्त होती है। और यहाँ करंट I जो होगा वोल्टेज V से 90 डिग्री आगे चलेगा। ओके, फाइनली थर्ड पे आते हैं। थर्ड XL XC के इक्वल है, मतलब परिपथ का जो प्रेरण प्रतिघात है और धात्विक प्रतिघात वो आपस में इक्वल है। ओके, तो इस कंडीशन में tan फाई की वैल्यू शून्य हो जाती है। ओके, और tan फाई शून्य होने का मतलब है कि फाई की वैल्यू 0 डिग्री, मतलब V और I दोनों समान कला में, सेम फेज में चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और ये जो लास्ट पॉइंट है ये वास्तव में LCR परिपथ के लिए वैद्युत अनुनाद है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ओके, एक्चुअली आपने मैकेनिक्स में देखा था अनुनाद,
ठीक है ना। वैसे यहाँ भी विद्युत में भी अनुनाद होता है, और अक्सर इस पे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है वैद्युत अनुनाद का मतलब क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैद्युत अनुनाद का सीधा मतलब है LCR पर्पज से या LC पर्पज से, जो कि लास्ट टर्म पे हुआ था। ओके, क्योंकि जब XL XC के बराबर होता है तो फाई की वैल्यू शून्य है, नंबर 1, VI समान कला में होंगे, और यहाँ से अगर आप चेक करेंगे जेड की वैल्यू, तो जेड की वैल्यू मैं आपको ये फॉर्मूला में दिखा देता हूँ कि जेड की वैल्यू देखिए यहाँ भी लिखी गई है, जेड इक्वल टू रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर लिखा है। तो ये जो लास्ट के हिसाब का बन रहा है XL इक्वल टू XC, इसके तमाम कई महत्वपूर्ण मायने हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, बाकी आपको यहाँ देख लेना कि अगर XL XC के बराबर है, ओके, तो उस कंडीशन में जो परिपथ की प्रतिबाधा होगी, impedance of the circuit, that will be equals to the net resistance of the circuit। कुल मिला के जो अगर हम बात करते हैं इस कंडीशन की XL बराबर XC की, तो नो डाउट जो Z होगा वो R के इक्वल हो जाएगा, है ना। Z का जो मान होगा वो परिपथ में जोड़े गए प्रतिरोध के मान के बराबर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो देखिए फाइनली जो फाई आपने शो किया है शून्य दिखाते हुए, वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में है, नंबर 1। नंबर 2, इस कंडीशन में, मतलब किस कंडीशन में, जबकि XL XC के बराबर हो, उस कंडीशन में जो आपका प्रतिबाधा था Z, वो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर आपने शो कर दिया, नंबर 2। और नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपका जो Z बन रहा है वो न्यूनतम है। ओके, Z का मान कितना होगा, Z का मान न्यूनतम हो जाएगा, मिनिमम इस कंडीशन के लिए। ओके, Z विल बी मिनिमम, ध्यान रखना है। और Z का मान अगर मिनिमम है तो करंट विल बी मैक्सिमम। ओके, क्योंकि फॉर्मूला जो बनता है 20 × IR, यहाँ आपको बनेगा 20 × IZ, क्योंकि R जो है तीनों कारकों से अब मिक्सअप हो चुका है, तो प्रतिबाधा की बात करेंगे न कि R की। ओके, और Z अगर मिनिमम है, और Z मिनिमम कुछ नहीं है, Z मिनिमम होने का मतलब दिस इज R, मैंने भी बताया था इसको, वहाँ को लिखा है ना। अगर Z मिनिमम है तो निश्चित रूप से जो I की वैल्यू होगी वो हो जाएगी मैक्सिमम, अधिकतम। क्वेश्चन पूछता है कि किस कंडीशन में धारा अधिकतम होगी, LCR परिपथ में किस अवस्था में करंट मैक्सिमम होगा। तो LCR में I विल बी मैक्सिमम व्हेन XL इक्वल टू XC, क्योंकि तभी जो है Z का मान R के इक्वल हो जाएगा। अब बस लास्ट में इसको मॉडिफाइड कर लीजिए, इसको और प्रसारित करते हैं, और एक और फॉर्मूला छूटा है वो भी चेक कर लेते हैं। XL दिस इज द ओमेगा L, नो डाउट, XC 1/ωc। ओके, ओमेगा ओमेगा मिल जाएगा तो बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1/LC, दोनों को छोका रिमूव ले लेंगे, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा 1/√LC। ओके, ओमेगा 2πf होता है, तो नो डाउट यहाँ से जो f निकलेगा 1/2π√LC। ये अनुनाद आवृत्ति का फॉर्मूला है। ओके, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको नाम देते हैं अनुनाद आवृत्ति। तो ये फ्रीक्वेंसी तभी बनती है जब आप बात करते हैं LCR परिपथ की या बात करते हैं LC परिपथ की, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने चेक किया होगा जो LC परिपथ है वहाँ भी हम लोगों ने f की वैल्यू प्राप्त की थी, वो भी बिल्कुल यही चीज़ है, क्योंकि वहाँ भी XL इसको XC शो किया गया था, उसको जब हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ था, कंटिन्यू करने के पश्चात आपने फाइनली f की वैल्यू प्राप्त की थी अनुनाद आवृत्ति के फॉर्म में। ओके, तो अभी इसको एक बार फिर से हम पूरा चेक कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो LCR परिपथ नो डाउट LCR
एक्सटर्नल वोल्टेज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में यू आर गोइंग टू अप्लाई। ऐसा करने पे V के सिरे पे वोल्टेज VL, C के सिरे पे वोल्टेज VC, R के सिरे पे वोल्टेज VR इज गोइंग टू बी डेवलप। ओके, और परिणामी वोल्टेज जब निकाला जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि वी हैव टू यूज फेज डायग्राम, फेजर एंड VR I सेम फेज में, VL 90 डिग्री ऊपर, VC 90 डिग्री पीछे लैगिंग पश्चिगामी, VL VC का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। अब आपको VL VC और VR का निकालना है रिजल्टेंट परिणामी। तो ये देखिए दिखाया गया है V के फॉर्म में जो कि I से 5 एंगल शो करता है, कलांतर दिखाया गया है। ओके, परिणामी देखिए यहाँ से निकाल लिया गया है, ये आपका परिणामी वोल्टेज हो जाएगा V इक्वल टू, आप यहाँ नोट लगा लें, यहाँ लगा दें, फिर यहाँ लगा दें, जैसा क्वेश्चन दिया जाए। मुझे याद आता है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जहाँ पर LCR ये बना देगा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट, इससे कितना है, इसके क्रॉस कितना है VR में कितना है 30 वोल्ट, यहाँ कितना है 40 वोल्ट, यहाँ कितना है 50 वोल्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब कहेगा कि परिणामी निकालो, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। और बाकी अगर एक्सेल एक्सी तक पहुंचता है और नीचे आ जाओ, ओमेगा तक पहुंचता है तो आप ओमेगा को ब्रेक भी कर लीजिए, क्योंकि एक्सेल का फार्मूला 2πfl, एक्सी का फार्मूला 1/2πfc। तो ये आपका V हो जाएगा, V/I Z होता है जो कि आपको दिखाया गया था। ओके, Z का फार्मूला ये प्राप्त हो गया है। ओके, और फिर 3 केस देखिए बनाए गए। जब आपने बात कर लिया Z की, यू आर गेटिंग 3 डिफरेंट केसेस। एक्सेल एक्सी से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, तो इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं इसको आपको चेक कर लेना है। और जो लास्ट पॉइंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेक यू एनी इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अनुनादी आवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आपको देख लेना है। ओके, और इस कंडीशन में जेड होता है मिनिमम होगा जो कि परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होगा, और जो आई होगा दैट विल बी मैक्सिमम। ओके, अक्सर क्वेश्चन आता है कि परिपथ बना देगा आई अधिकतम कब होगा, आई का मान अधिकतम कब होगा, तो आई का अधिकतम मान कब होगा जबकि जेड का मान मिनिमम। और जेड का मान मिनिमम का सीधा मतलब है कि एक्सएल एक्सी दोनों के मान बराबर है। ओके, तो इसको आप पूरा चेक कर लें विद्यार्थियों, और इसको कई बार लिख के देखें, डायग्राम की प्रैक्टिस करते जाएं। जो आपके मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उनको आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करें तो गलती होने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाएगी। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।